मैं ज़्यादातर समय अपने ट्रैफिक अकाउंट में रहा हूँ, तो फिर भी एक प्रयास करता हूँ आप लोगों को। आज मैं आप लोगों में से किसी से पूछा था कि बैंक समाधान विवरण के बारे में बताया गया है कि नहीं, तो बोला गया कि इसके बारे में अभी कोई क्लास नहीं लिया गया है। तो बैंक समाधान विवरण के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हर आदमी के पास बैंक अकाउंट रहता है और पासबुक भी रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि चेकबुक जब हम लोग को मिलता है तो उसके स्टार्टिंग पेज में कुछ पेपर्स रहते हैं जिसमें चेक इशू करने के बाद या कुछ एंट्री करने के लिए दिया रहता है, जिससे कि हम लोग अपने घर में भी बैठे बैठे बिना पासबुक अपडेट करके मोटा मोटी हम लोग खाता जानकारी होते रहे, इसके लिए ही वो दिया रहता है। ऐसे ही व्यापारी का भी खाता रहता है, वो अपने यहाँ कैश बुक और पासबुक का एक कॉपी बनाता है। तो हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि बैंक जो हम लोगों के पास या व्यापारी के पास जो इंफॉर्मेशन रहता है बैंक का या रोकड़ बुक का, उसका और पासबुक में भिन्नता आ जाती है। तो बैंक समाधान विवरण उसके लिए बनाया जाता है, जिससे कि दोनों की में जो डिफरेंसेज है उसको वर्कआउट किया जा सके। बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो व्यापारी या व्यक्ति के रोकड़ बहे के बैंक खाने एवं बैंक पासबुक के शेषों को मिलान करता है और उन असहमतियों के कारणों को इंगित करता है। यह सामान्यतः साल के अंत में या 6 महीना पे या 3 महीना पे बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी इसे बीच में भी बनाया जा सकता है, स्पेशली जब कोई आपको वास्तविक शेष की जानकारी लेने हो, उस समय आप बना सकते हैं इसको। बैंक समाधान विवरण जैसा कि हमने बताया कि ये मैंने आपके अकाउंट व्यापारी या आपके अकाउंट से आपके पासबुक के मिलान के लिए ही बनाया जाता है। अब सिंपल बात है कि इससे क्या लाभ है। तो बैंक समाधान विवरण के कुछ लाभ जो हैं, रोकड़ बही में जो भी अशुद्धि है उसकी हम लोगों को जानकारी मिलती है। रोकड़ बही लिखते समय कई बार अशुद्ध लिखा जाता है, रकम कम या अधिक लिखा जाता है, कुल योग करने में गलती हो जाती है, एक खाते का रकम दूसरे खाते में लिख देता है आदमी, डेबिट के मद को क्रेडिट में गलती से लिख देता है, रोकड़ खाना के रकम को बैंक खाना में या बैंक खाना के रकम को रोकड़ खाना में लिख देता है। इससे बैंक जब समाधान विवरण बनाते हैं तो इन तरह की अशुद्धियों का हमको पता चलता है। जो भी उसमें गड़बड़ी हुई है वो उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। इसमें कई बार जोड़ वगैरह करने में भी हम लोगों की डिफरेंस हो जाता है, वो भी गलतियों का पता चलता है। पासबुक की अशुद्धियों की जानकारी मिलती है। कई बार बैंक में जो पासबुक होता है, कई बार आपके खाते में गलत कोई डेबिट हो गया है या कई बार कोई दूसरे अकाउंट का गलत कैशियर द्वारा पंचिंग करने के समय कुछ गलत इंफॉर्मेशन के चलते उसमें क्रेडिट में गलती हो जाती है। तो ऐसी अशुद्धियों का भी हम लोगों को पता चलता है। तीसरा है माने डिजॉनर हुए चेक की जानकारी। हम बैंक में जितने भी हम लोग चेक भेजते हैं या कोई डायरेक्ट आपके खाते में जमा व्यापारी वगैरह द्वारा किया जा रहा है, उन सबकी राशि वसूल होने पर ही बैंक के खाते में रकम जमा करता है। मैंने जो भी बैंक में चेक आप या तो डेबिट करने के लिए दिए हैं या क्रेडिट करने के लिए दिए हैं, जमा करने के लिए दिए हैं, डिपॉजिट करने के लिए दिए हैं, वो जब भी वो सिग्नेचर वगैरह मैच करता है या उसमें राशि है या नहीं है, उसके हिसाब से वो उसको डेबिट या क्रेडिट करता है आपके खाते में। अगर कोई चेक उसमें से या बिल जो है डिजॉनर हो जाए या राशि जो है आपने चेक डाल दिया वो
कई बार हम लोग देखते हैं कि सेम बैंक का नहीं रहने से कई कई दिन लग जाते हैं उसको खाते में पैसे ट्रांसफर होने में या उसके क्रेडिट होने में, मतलब राशि होने में विलम्ब जो होता है, इन सबको भी जो है हम लोग को, व्यापारी के पास उसकी सूचना नहीं आती है, वो अपने कैश बुक में एंट्री कर लिए रहता है। तो इस तरह की भी जो डिफरेंसेज है उसका पता चलता है। भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए चेकों की जानकारी। व्यापारी जितने लोगों को चेक इशू करता है उनमें से कुछ व्यक्ति तो तुरंत पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी रहते हैं कि वो चेक वहां पे डिपॉजिट नहीं करते हैं, जिससे उसका पैसा आपका भुगतान नहीं होता है, या बहुत सारे लोग विलम्ब से राशि निकालते हैं। तो ऐसे राशियों का बैंक समाधान विवरण बनाने के समय जब हम लोग करते हैं या जिस तिथि को बनाते हैं, तो उस दिन ये स्थिति हम लोगों को पता चलती है कि उस दिन तक क्या स्थिति है। बैंक द्वारा दिए गए ब्याज या चार्ज किए गए कमीशन की जानकारी। हम लोग देखते हैं कि बैंक हम लोगों को हाफ ईयरली या ईयरली इंटरेस्ट हम लोगों के खाते में जमा कर देता है, कुछ ऐसे ही व्यापारियों के खाते में भी जमा कर देता है, तो वो कैश बुक में पता नहीं चला रहता है। इसलिए ये सब डिफरेंसेस जो है वो हम लोगों को पता चलता है। या बैंक हम लोगों से कोई कमीशन, एटीएम चार्जेज या इस तरह के विभिन्न मदों में जो हम लोगों से बैंक पैसा काट लेती है, उसकी भी जानकारी कैश बुक में नहीं रहती है। इन सबों की जानकारी जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो पता चलता है। अन्य तथ्यों की भी जानकारी होती है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा व्यापारी के खाते में सीधे रकम जमा कर दी, कोई आदमी गया और आपके खाते में वहां पर सीधे डिपॉजिट कर दिया, व्यापारी के खाते में सीधे डिपॉजिट कर दिया, वो सब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं तभी पता चलता है। बैंक अगर आपके बहुत सा बैंक जो हम लोगों के होते हैं शेयर वगैरह से जुड़े रहते हैं, तो उसमें लाभांश या लाभांश वगैरह मिलता है। लाभांश वगैरह जब हम करते हैं इस तरह का रिकॉन्सिलिएशन तो हम लोगों को पता चलता है। हम लोग कई बार या व्यापारी कई बार इंस्ट्रक्शन दिए रहता है कि जैसे कोई म्यूचुअल फंड हो या कोई किसी को कोई देय है, वो पैसा सीधे उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वो ट्रांसफर कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब सारी चीजों की जानकारी जब हम बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो पता चलता है। इससे कर्मचारियों द्वारा नगद के गमन पे रोक होता है। इस विवरण को बनाने से कर्मचारियों को रकम का अवसर ही नहीं मिलता है। ये सब चीजें हैं, इसके लाभ हैं। अब हम बताएंगे कि रोकड़ बही और पासबुक शेषों के अंतर के क्या कारण हैं। वे कारण जो रोकड़ बही के शेषों को कम कर देते हैं। आपके कैश बुक जो है, व्यापारी का जो कैश बुक है, उसके जो बैलेंस है उसको कम कर देता है। चेक इशू किया गया परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, वो उसको बैंक भेजा ही नहीं गया। आपने रोकड़ बही में आपने उसको जब चेक निर्गमित किया तो उसको आपने अपने यहाँ उसको काटा तो उसको हटा दिया, राशि को जो है पक्ष में अपने दर्ज कर लिया, लेकिन वहां बैंक में तभी दर्ज होगा उसमें जब वहां पे जमा होगा, तभी करेगा जब वहां भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। वो व्यक्ति जब भी ये सब चीज इस सब चीजों के चलते आपका रोकड़ बही का शेष कम हो जाएगा, लेकिन बैंक में चूंकि प्रस्तुत ही नहीं हुआ तो वो शेष तो उतना ही रह जाएगा। बैंक चार्ज या कमीशन उस तिथि तक नहीं लिया गया परंतु रोकड़ बही में लेखांकन कर दिया गया। जैसे कि किसी नियत तिथि को जनरली बैंक कमीशन काटता है या उस तिथि तक बैंक चार्ज करता है पैसा, करंट अकाउंट वगैरह में जहां पैसे बैंक चार्ज करता है वहां वो जिस तिथि को काटना था बैंक ने ही नहीं किया, लेकिन रोकड़ बही चूंकि उस तिथि को आदमी करते रहता है, उस तिथि को आप प्रविष्ट कर लेते हैं।
चेक निर्गमित नहीं किया गया परंतु रोकड़ बही में प्रविष्ट कर दी गई। कभी कभी व्यापारी रोकड़ बही के जमा पक्ष को बैंक खाने में रकम लिख देता है परंतु चेक इशू करना भूल जाता है, या चेक निर्गमित करके उसके पॉकेट में ही रह गया, संबंधित व्यक्ति के पास भेजना भूल गया, तो ऐसे में भी आपके रोकड़ बही की शेष कम हो जाता है। रोकड़ बही के नाम भाग में कम या जमा भाग में अधिक जोड़ लगाना। कभी कभी व्यापारी रोकड़ बही के जोड़ लगाने में गलती कर बैठता है। यदि रोकड़ बही के डेबिट पक्ष का कम या जमा पक्ष का अधिक जोड़ लगाया गया है तो उसका परिणाम भी यही होगा कि रोकड़ बही का शेष कम हो जाएगा। चेक प्राप्त किया परंतु रोकड़ बही के जमा भाग के बैंक खाना में प्रविष्ट कर दिया, इससे भी रोकड़ बही का एक जो है कम हो जाएगा। रोकड़ भुगतान किया या चेक बेचान किया परंतु रोकड़ बही के जमा भाग के बैंक खाना में प्रविष्टि किया, इससे भी आपका कैश कम हो जाता है। अब वे कारण जो रोकड़ बही के शेष को बढ़ा देते हैं। चेक जमा किया परंतु अब चेक जमा किया परंतु वो जो है वो ऑनर नहीं हुआ, संग्रह नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ। व्यापारी जो भी चेक जमा करता है अपने कैश बुक में ऐड कर लेता है, लेकिन कई बार वो चेक जो है वो डिजॉनर हो जाते हैं, तो वहां पे वो कम हो जाएगा, आपके रोकड़ बही के जो शेष है उसको बढ़ा देगा। आपने कर लिया लेकिन पासबुक में वो ऑनर ही नहीं है, डिजॉनर हो गया, इसलिए वहां पे एंट्री नहीं। प्राप्त बिल, जो भी बिल रिसीवेबल है बैंक में जमा किया परंतु वो भी डिजॉनर हो। चेक या बिल को रोकड़ बही में प्रवेश कर दिया परंतु बैंक में जमा ही नहीं किया। ऐसे भी स्थिति होती है कि चेक या बिल रोकड़ बही में वहां पे जमा कर दिया जाता है लेकिन उसको बैंक में भेजा ही नहीं गया, जिसके चलते वहां पे क्या होगा कि आपका रोकड़ बही में शेष बढ़ जाएगा। बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया गया परंतु रोकड़ बही में प्रविष्ट कर दिया गया। बैंक जो है ब्याज नहीं दिया नियत समय पे या उस दिन, वो जिस दिन आप बना रहे हैं आपने कैश बुक में, वहां पे रोकड़ बही में, वहां पे व्यापारी के रोकड़ बही में वहां पे क्रेडिट कर दिया गया। रोकड़ बही के डेबिट भाग में अधिक और रोकड़ बही के कम जोड़ लगाना। रोकड़ रकमों को जोड़ने के समय व्यापारी कभी कभी गलती कर देता है। यदि रोकड़ बही के नाम भाग में अधिक जोड़ लग जाए या जमा भाग में कम, तो उसका भी परिणाम यही होगा कि वास्तविक रकम जो है, शेष जो है, उसका बैलेंस जो है वो पासबुक के शेष से ज्यादा हो जाएगा। चेक प्राप्त किया परंतु रोकड़ बही के नाम भाग में बैंक खाने में बैंक खाने में लिख दिया, जिसको उसको रोकड़ खाना में लिखना चाहिए था। रोकड़ भुगतान किया या बेचान किया परंतु रोकड़ बही के नाम भाग के बैंक खाने में लिख दिया। ये थे ये कारण जो जिससे रोकड़ बही के शेष बढ़ जा रहे थे। वे कारण जो पासबुक के शेष को बढ़ा रहे थे। ऐसे भी कारण होते हैं ना, जो कि कैशबुक में एंट्री नहीं हुआ लेकिन पासबुक में एंट्री हुआ, जिसके चलते उसका बढ़ जाता है। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज और संग्रह जो होता है उससे भी आपका पासबुक का शेष बढ़ जाता है। हर 6 महीना पे बैंक जो है वो ब्याज 30 जून और 31 दिसंबर को देता है, परंतु वो राशि हम लोग को व्यवसायी को पता नहीं रहती है, या वो राशि वो अपने रोकड़ खाते में उसका लेखांकन नहीं करता है, तो ऐसे में पासबुक का जो जमा है वो बढ़ जाता है। बैंक द्वारा संग्रहित किया गया लाभांश। व्यापारी अपने रकमों को बहुत सा शेयर, डिबेंचर में लगाए रहता है। ऐसे में जो भी इन डिबेंचर और शेयरों पे लाभांश प्राप्त होता है या ब्याज प्राप्त होता है, शेयर पे लाभांश मिलता है और
डिबेंचर जो है, ऋण पत्र होता है, उस पे जो है ब्याज मिलता है। इन रकमों की जो है वो डायरेक्टली बैंक में ही आता है। तो बैंक में सीधे आया, वो बैंक एकत्रित कर लिया, परंतु वो रोकड़ जो बही है उसमें उसका एंट्री नहीं हुआ, जिससे पासबुक का आपका बढ़ गया। पासबुक के जमा खाते में गलत प्रविष्टि, पासबुक के जमा खाने में रॉन्ग एंट्री जो अगर डिपॉजिट कॉलम में पासबुक के हो जाएगा, उससे भी बढ़ जाएगा। आपका खाता में उनका पैसा आ गया जो कि आपको नहीं आना था, कोई क्लरिकल मिस्टेक वगैरह की वजह से आपके खाते में इस तरह का कोई भी पैसा आ जाता है, या तो उससे भी पैसों के जो है वो बढ़ जाएगा। चेक या बिल बैंक में जमा किया, परंतु रोकड़ बही के नाम पक्ष या जमा पक्ष के रोकड़ खाना में प्रवेश किया। व्यापारी ने बैंक या चेक के बिल जमा किया, बैंक में चेक या बिल जो भी है जमा किया, उसे रोकड़ बही को जिसमें प्रविष्टि करना था उसके उलट कर दिया। रोकड़ बही के नामे भाग के बैंक खाना में लिखा जाना चाहिए था, परंतु गलती से वह नाम पक्ष के जमा पक्ष के रोकड़ खाना में दर्ज कर दिया। इस अशुद्धि के कारण भी बैंक पासबुक में आपका रकम बढ़ जाएगा। बैंक द्वारा व्यापारी के लिए छूट बाधित किया गया। कई बार होता है कि कैश डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, व्यापारी अपने देय बिल के भुगतान के लिए बैंक को उसको अगर नॉमिनेट कर दिया है और वो भुगतान जब करता है तो कुछ रिबेट प्राप्त कर लेता है, उस भुगतान के संदर्भ में भी वहां पे पासबुक में तो एंट्री हो जाती है, उसमें वहां पे भुगतान से उसको जो कैश डिस्काउंट मिला वो मिल जाती है, लेकिन व्यापारी के रोकड़ बही में देय बिल की पूरी राशि पहले वो लिख लिया, जैसे 2000 रुपया दिया और 100 रुपया उसको डिस्काउंट मिला, तो पासबुक में वहां 1900 रुपया हुआ, जबकि यहाँ पे आपने रोकड़ बही में 2000 रुपया का एंट्री। अब वे कारण जो पासबुक के शेष को कमा देते हैं, जैसे बैंक है, बैंक द्वारा बैंक चार्ज या कमीशन चार्ज दिया गया। बैंक जो है बहुत सा सेवा देता है, चेक या बिल, रकम संग्रह, बिल कटौती करना, बैंक ड्राफ्ट कमीशन आदि के लिए अपने ग्राहकों से कुछ चार्ज या कमीशन लेता है। इसके लिए बैंक अपनी ग्राहकों के खाते से वो पैसा काट लेता है, परंतु ये सूचना रोकड़ बही में नहीं होने से या नहीं उसका लेखांकन करने से भी बैंक का जो है शेष जो है पासबुक के शेष कम हो जाएगा और रोकड़ बही में पैसा बढ़ा रहेगा। बैंक से कभी ओवरड्राफ्ट हो गया पैसा, बैंक अपने ग्राहकों को, बहुत सारे ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, जहां ओवरड्राफ्ट हो गया, उस ओवरड्राफ्ट पे जो ब्याज वगैरह की अदायगी है उसके चलते भी पासबुक को शेष जो है बैलेंस कम। व्यापारी क्या होता है, कई बार इंस्ट्रक्शन दिए रहता है कि उसका भुगतान कर दिया जाए इन चीजों के लिए, जिन चीजों के लिए वो नामित किया रहता है वहां पे बैंक डायरेक्टली भुगतान, जैसे बीमा चार्ज, किराया, रिकरिंग डिपॉजिट, इनकम टैक्स इत्यादि के लिए डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन जो दिए रहते हैं वो वहां पे बैंक जो है रकम का भुगतान कर देता है, लेकिन कैश में इसकी एंट्री नहीं होती। चेक इशू किया परंतु रोकड़ बही में प्रविष्ट करना छूट गया। कई बार ऐसा होता है कि वहां पर चेक जल्दीबाजी में या गलती से चेक तो इशू कर दिया, लेकिन वो अपने रोकड़ बही में डेबिट नहीं कर पाता है, उसको लेखांकन नहीं कर पाता है, इसके चलते भी पासबुक का शेष उतनी राशि से कम हो जाती है। पासबुक के डेबिट खाते में गलत प्रविष्टि, अगर पासबुक में आपने डेबिट नहीं किया है और गलती से वहां पे डेबिट वहां पे प्रविष्टि हो जा रही है, तो ऐसे से भी पासबुक का शेष कम हो जाएगा।
चेक निर्गमित किया गया, परंतु रोकड़ बही के नामे पक्ष को रोकड़ खाना में प्रविष्ट किया गया। चेक निर्गमित करने पर रोकड़ बही के जमा भाग के बैंक खाना में रकम लिखा जाना चाहिए। जब भी इशू बैंक के लिए चेक इशू करते हैं पेमेंट के लिए, तो रोकड़ बही के क्रेडिट में आता है, परंतु गलती से व्यापारी अगर उसको डेबिट में ले लेता है तो ऐसी गलती के परिणाम स्वरूप भी पासबुक का शेष में कमी आ जाएगी, क्योंकि जब आप बैंक को इश्यू करेंगे तो वो तो वहां चेक भुगतान होगा ही। प्राप्त बिल बैंक से भुनाया परंतु डिजॉनर हो गया। जो बिल रिसीवेबल है, कभी कभी व्यापारी को जो बिल रिसीवेबल है उन बिलों को वहां भेजता है, उन बिलों के ऊपर डिजॉनर हो जाने पर बैंक उतनी राशि व्यापारी के पासबुक के नामे खाने में लिख देता है, परंतु ग्राहक को सूचना नहीं दे पाता है, या सूचना होने के बाद भी रोकड़ बही में उसकी प्रविष्टि नहीं हो पाती। ऐसे भी कारण होते हैं जो कि दोनों को प्रभावित करते हैं। ये कारण, ऐसे कारण भी है जो चेकबुक और पासबुक दोनों को प्रभावित करते हैं। चेक बैंक में जमा किया परंतु रोकड़ बही में कम या अधिक रकम लिखा। ऐसे भी देखने में आता है कि बैंक में चेक, बिल या रोकड़ जितने मूल्य का जमा किया जाता है उससे कम या अधिक रोकड़ बही का डेबिट पक्ष में बैंक खाने में लिख दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि रोकड़ बही का शेष पासबुक के शेष क्रमशः कम या अधिक हो जाता है। चेक निर्गमित किया गया परंतु रोकड़ बही में कम या अधिक रकम दर्ज की गई। कभी कभी व्यापारी जितने रकम का चेक निर्गमित करता है उससे कम या अधिक रकम रोकड़ बही के जमा पक्ष के बैंक खाना में दर्ज करता है। इसका प्रभाव यह होता है कि रोकड़ बही का शेष पासबुक के शेष से क्रमशः अधिक या कम हो जाएगा। चेक निर्गमित किया गया परंतु रोकड़ बही के नाम भाग के बैंक खाना में दर्ज किया। चेक इश्यूड बट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। चेक जब भी निर्गमित होगा तो क्रेडिट पक्ष बैंक रोकड़ बही के जमा पक्ष के बैंक खाने में लिखा जाएगा, परंतु व्यापारी उसे गलती से डेबिट पक्ष के खाने में लिख दिया। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि पासबुक का शेष चेक के राशि से कम हो जाएगा, दूसरी ओर अगर उतनी ही रोकड़ बही का शेष बढ़ जाएगा। चेक बैंक में जमा किया परंतु रोकड़ बही की जमा पक्ष के बैंक खाते में प्रविष्ट किया। चेक बैंक में जमा किया। चेक बैंक में जब भी वो चेक, बिल या रोकड़ बैंक में जमा करने पर रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में बैंक खाना में लिखा जाना चाहिए, इसलिए कि कैश वहां पे आना है, परंतु गलती से अगर क्रेडिट पक्ष में बैंक खाने में दर्ज कर दिया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप पासबुक की शेष जमा की गई राशि बढ़ जाएगा, जबकि दूसरी ओर उतनी ही राशि से रोकड़ बही का शेष घट जाएगा। बैंक, अब इसमें बैंक जो हम लोगों को क्वेश्चन आता है, ये तो लिखने के लिए क्वेश्चन भी आता है, बनाने के लिए भी आता है, इसका एग्जाम्पल भी आता है। उसमें 4 तरह से होता है। कैश बुक के अनुसार बैलेंस देता है, पासबुक के अनुसार बैलेंस लाना रहता है। पासबुक के अनुसार बैलेंस दिया तो चेकबुक आपको रोकड़ बही के अनुसार आपको लाना पड़ेगा। इसी तरह ओवरड्राफ्ट के लिए भी ये है कि अगर रोकड़ बही के ओवरड्राफ्ट हुआ और उसके पासबुक का ओवरड्राफ्ट, तो 4 तरीके से बैलेंस दिया रह सकता है कोई भी, और उसका दूसरा अपोजिट वाला आपको समाधान करके प्राप्त करना रहता है। रोकड़ बही के डेबिट से अगर हम लोग प्रारंभ करते हैं, अगर हम लोग कैश बुक के डेबिट से प्रारंभ करते हैं, डेबिट शेष का मतलब वहां बैलेंस है, अगर वहां क्रेडिट शेष रहेगा तो वो ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा, माने जितना पैसा है उससे हम ज्यादा पैसा बैंक से दिए हुए हैं अपने अनुसार, तो वो ओवरड्राफ्ट हो गया। तो अगर हम बैंक रोकड़ बही के डेबिट शेष से प्रारंभ करते हैं तो उसमें हम लोग को कुछ चीजों को जोड़ना पड़ता है और कुछ चीजों को घटाना पड़ता है, जिससे कि हम जो चाह रहे हैं, जैसे अगर हम रोकड़ कैश से बना रहे हैं तो हम पासबुक का हम जो लाना चाहेंगे, तो अगर हम उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं,
जब हम उसमें से कुछ चीजों को जोड़ते हैं और कुछ चीजों को घटाते हैं, जिससे कि उसका समाधान किया जा सके, जो गलत एंट्री है उसको सुधारा जा सके। जैसे मान लीजिए कि रोकड़ बही से बना रहा है, तो चेक इशू किए लेकिन बैंक में भुगतान ही नहीं। आप चेक इशू कर दिए, रोकड़ बही में उसकी एंट्री हो गई, उसका कैशबुक में उसका रोकड़ बही में उसका माइनस हो गया, लेकिन वो बैंक में प्रस्तुत ही नहीं हुआ, इसलिए बैंक का बढ़ा ही हुआ रहेगा। इसलिए जब समाधान करने जाएंगे तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, रोकड़ बही में कैशबुक के अनुसार जब चलेंगे तो उसमें ऐड करेंगे। बैंक द्वारा वसूल किया गया लाभांश और अन्य प्राप्तियां, जब भी बैंक आपके बिहाफ में, व्यापारी के बिहाफ में कोई भी वसूली करता है या लाभांश प्राप्त करता है, तो उसमें क्या हुआ कि रिकॉर्ड बही में एंट्री ही नहीं हुई और आपके पासबुक में उसकी एंट्री हो चुकी है, पासबुक में उतने अमाउंट से बढ़ा हुआ है। तो ऐसे एंट्री के लिए आपको अपने रोकड़ बही में उस अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग प्राप्त कर सकेंगे पासबुक का। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जो है, बैंक ब्याज दे दिया लेकिन आपके रोकड़ बही में एंट्री नहीं, रोकड़ बही में एंट्री नहीं है तो हम लोग उसको जोड़ेंगे। जब बैंक द्वारा दिया गया ब्याज हम लोग जोड़ेंगे तब हम लोगों को प्राप्त होगा। कोई भी जो भी व्यापारी का ग्राहक है या कोई उसका सीधे बैंक में जाके जमा कर देता है उसके खाते में पैसा, इन सब चीजों का लेखांकन हम लोगों के रोकड़ बही में नहीं हो पाता है, तो ऐसी चीजों को हम लोग जोड़ेंगे। चेक अगर कोई बैंक में हम भेज दिए और रोकड़ बही में लिखना भूल गए, तो वहां चेक तो बैंक में इन कैश होकर आप खाते में जमा हो जाएगा, लेकिन वहां पे आपके रोकड़ बही में चूंकि नहीं लिखा हुआ तो वहां पे हम ऐड कर लेंगे। चेक बैंक भेज दी जो अप्रतिष्ठित हो गए, डिजॉनर हो गए, लेकिन डिजॉनर का लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, तो ऐसे चीजों को भी हम लोग जोड़ेंगे। इसलिए कि चेक हम लोग भेज दिए, बैंक भेज दिए, हम लोग अपने यहाँ क्रेडिट ले लिए, अपना खाता बढ़ा लिए उससे उतने अमाउंट से, लेकिन वहां पे बैंक में वो डिजॉनर हो गया तो उसका कोई एंट्री नहीं हुआ, तो ऐसे पासबुक में जमा पक्ष में कोई लेखा जो भूल से हो गई है, पासबुक में कोई लेखा जो भूल से हो गई है उसकी को भी हम लोग जमा पक्ष में, अगर क्रेडिट में वहां पे पासबुक में हो गई है तो हम लोग अपने रोकड़ बही में उसको जोड़ देंगे समाधान के लिए। तो रोकड़ बही से जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजों को जोड़ते हैं, उनमें से कुछ चीज है जैसे मान लीजिए चेक इशू किए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं, बैंक द्वारा वसूल किया गया लाभांश और अन्य प्राप्तियां जो डायरेक्टली बैंक को मिल गया, रोकड़ खाते को नहीं पता है, रोकड़ खाते में नहीं एंट्री हुई है, तो ऐसे चीजों को हम लोग जोड़ते हैं रोकड़ बही के अनुसार जब हम स्टार्ट करते हैं। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, जो क्रेडिट होता है बैंक से, वो सब चीजों को हम जोड़ते हैं। जो भी ग्राहक द्वारा डिपॉजिट बैंक में किया गया सीधे, इन सब चीजों को हम लोग जोड़ते हैं बैंक का प्राप्त करने के लिए। चेक जो बैंक को भेजे गए परंतु रोकड़ बही में लिखना भूल गया, ऐसी चीजों को हम लोग जोड़ते हैं। चेक बैंक में भेज दिए जो डिजॉनर हो गए लेकिन उसका लेखा रेखा रोकड़ बही में नहीं है, तो ऐसे चीजों को जोड़ते हैं। पासबुक के जमा पक्ष में कोई लेखा जो भूल से हो गई है, वो क्रेडिट पक्ष में, इसको भी हम लोग अपने रोकड़ बही के खाते में जोड़ते हैं। अब केवल जोड़ना ही नहीं होता है, इसको हम लोग को जब समाधान करते हैं तो हम लोगों को कुछ चीजों को घटाना पड़ता है, उसको हम लोगों को समाधान बैंक रिकंसिलिएशन के लिए हम लोग कैशबुक से जब चले हुए हैं तो उसमें कुछ मदों को घटाना होता है। चेक जो बैंक में संग्रह या वसूली के लिए भेजे लेकिन वसूली नहीं है, मतलब आप चेक बैंक में आप डिपॉजिट करने के लिए भेजे लेकिन उसकी वसूली नहीं है, यानी कैशबुक में उसका एंट्री बढ़ गया है, बैंक में वो एंट्री नहीं हुई, तो ऐसे इसको हम लोग माइनस करेंगे। ब्याज
तथा व्यय जो बैंक ने लिए परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। जैसे ब्याज जो है, इंटरेस्ट या एक्सपेंस जो चार्ज किया आपसे, बहुत करंट अकाउंट वगैरह पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, या बहुत सारी चीजों के लिए जो एक्सपेंस बैंक लेती है, चार्ज करती है, उसको जो है हम लोग, चूंकि पासबुक में वहां तो ऑलरेडी कम हो चुका होता है, उतना अमाउंट से वो डेबिट हो गया रहता है, तो हम लोग अपने रोकड़ बही में वो माइनस करते हैं। चेक जो है, जो बैंक में जमा किया और वो डिजॉनर हो गया, लेकिन जो डिजॉनर की सूचना या तो रोकड़ बही में नहीं हमको नहीं मिली व्यापारी को, या रोकड़ बही में उसका लेखांकन नहीं हुआ, तो चेक जो बैंक में जमा किए तो अपने यहाँ अपने क्रेडिट अपना बढ़ा लिया था, बैंक रोकड़ बही में उसका लेखांकन कर दिया था, यानी कैश बढ़ गया था आपके पास, लेकिन वो डिजॉनर हो जाने से वो क्या हुआ कि पासबुक में उसकी एंट्री ही नहीं हुई, वहां तो आपका कैश कम है, आपके यहाँ बढ़ा हुआ था। ऐसी चीजों को हम लोग हटा लेंगे। चेक इशू किए और बैंक द्वारा भुगतान कर दिए गए परंतु रोकड़ बही में लेखा नहीं किया गया। कई व्यापारी कई बार जल्दीबाजी में या कई गलती से चेक तो इशू कर दिया, किसी को दे दिया, वहां पे उसने पेमेंट प्राप्त कर लिया या बैंक द्वारा भुगतान कर दिया गया, परंतु रोकड़ बही से उसका लेखांकन ही नहीं है, रोकड़ बही में लेखांकन ही नहीं है। ऐसी चीजों को जो है हम लोग माइनस करेंगे। चेक जो बैंक के नामे में लिख दिए गए लेकिन बैंक में जमा नहीं, चेक, ऐसी चीजों को हम लोग माइनस करेंगे। बैंक से सीधे भुगतान, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन देके दिया था उसके तहत अगर कोई पेमेंट हो रहा है बैंक के द्वारा, डायरेक्ट पेमेंट बैंक के द्वारा हो रहा है, तो उसको भी हम लोग अपने रोक, क्योंकि वहां पे तो पेमेंट होगा तो पासबुक उतना अमाउंट से कम हो जाएगा, और कैशबुक में वो लेखांकन नहीं रहेगा तो कैशबुक का अमाउंट जो है, बैलेंस जो है वो बढ़ा रहेगा, इसलिए हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। पासबुक के नामे पक्ष में कोई लेखा जो गलती से हो गई है, पासबुक में के डेबिट साइड में अगर कोई गलती से लिखा गया है तो कैशबुक से उसको मिलान करने के लिए हम लोग कैशबुक में अमाउंट को माइनस कर लेंगे। तो कैशबुक से जब हम लोग जब चलते हैं पासबुक का खाता लाने के लिए, तो पुनः मैं बोल दे रहा हूँ, जिसे जो क्या ऐड करेंगे क्या माइनस करेंगे। तो पहला जिसे हम बताया कि चेक इशू किए लेकिन पेमेंट के लिए प्रस्तुत ही नहीं हुआ, मैंने आपके यहाँ रोकड़ बही में वो माइनस हो गया था, उतना अमाउंट कम हो गया था, लेकिन पासबुक में पेमेंट के लिए प्रस्तुत ही नहीं हुआ, तो क्या होगा कि आपको अपना रोकड़ बही का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा उस अमाउंट से, सिंपल पासबुक का लाने के लिए। दूसरा हो गया बैंक द्वारा वसूल किया गया लाभांश और अन्य प्राप्तियां जो कि बैंक में चूंकि मिल चुकी हैं और आपके रोकड़ बही में नहीं है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। बैंक द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया गया है उस अमाउंट को आपके यहाँ कैशबुक से अगर आप पासबुक लाने जा रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे। अगर कोई डिपॉजिटर, आपका कस्टमर या जो भी है, वो अगर सीधे बैंक में पैसा जमा करता है तो वो रोकड़ को आपको ऐड करना पड़ेगा, कैशबुक से आप आगे बढ़ रहे हैं। चेक जो बैंक को भेजे गए परंतु रोकड़ बही में लिखना भूल गए, तो आप चेक बैंक में भेज दिए जमा होने के लिए, लेकिन रोकड़ बही में लिखे ही नहीं, तो ऐसे चीजों को आपको ऐड करना पड़ेगा। चेक बैंक में भेज दिए लेकिन डिजॉनर हो गए, लेकिन अब जो डिजॉनर होने की सूचना रोकड़ बही में नहीं आपने किया, जिसके चलते उसमें अपने क्रेडिट हायर साइड में लिए हुए हैं, बैंक आपके रोकड़ बही में ज्यादा अमाउंट है और पासबुक में वो चीज क्रेडिट ही नहीं हुआ, इसलिए कम रहेगा, इसलिए ऐसे जोड़ देंगे उसको लाने के लिए। पासबुक के जमा पक्ष में कोई लेखा जो भूल से हो गई उसको भी हम ऐड कर देंगे। घटाएंगे क्या? चेक जो बैंक में संग्रह या वसूली के लिए भेजे गए लेकिन वसूल नहीं हुए। ब्याज तथा व्यय जो बैंक ने लिए परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए, ऐसे चीजों को रोकड़ बही से जब हम आगे बनाएंगे पासबुक लाने के लिए तो माइनस करेंगे। चेक जो बैंकों में जमा किया और डिजॉनर हो गया, लेकिन उसका डिजॉनर होने का लेखांकन जो है हम लोग रोकड़ बही में नहीं लिखे थे, इसके चलते ऐसी चीजों को माइनस करेंगे। चेक इशू किए और बैंक द्वारा भुगतान कर दिया गया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया,
ऐसे चीज को माइनस करेंगे। चेक जो बैंक के नामे लिखे दिए गए लेकिन बैंक में जमा नहीं, बैंक में सीधे भुगतान जो रोकड़ बही में नहीं लिखे गए, डायरेक्ट पेमेंट जो बैंक से हुआ है उसको हम माइनस करेंगे। पासबुक के डेबिट वश में कोई लेखा गलती से हुई है तो उसको माइनस करेंगे। इस ऐसे करेंगे तो हम लोगों का कैश बुक से चला हुआ पासबुक का रिकॉन्सिलिएशन होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि पासबुक का आपका क्रेडिट सेस दिया, पासबुक का क्रेडिट सेस का मतलब ये हुआ कि पासबुक में आपके पास पैसा है। अगर पासबुक में डेबिट सेस होगा इसका मतलब है कि आपने पैसा ज्यादा निकाला, ओवरड्राफ्ट हो गया। पासबुक से जब भी आप ज्यादा पैसे निकालेंगे तो उसको आप ओवरड्राफ्ट की तरह उसको बनाना पड़ेगा। यानी अगर पासबुक का डेबिट सेस दिया है तो आपको उसको मानना है कि वो ओवरड्राफ्ट। इसी तरह उल्टा चेक रोकड़ बही में अगर नामे शेष दिया हुआ है तो सामान्य है, अगर रोकड़ बही में क्रेडिट शेष दिया है तो ओवरड्राफ्ट होगा। तब मान लीजिए कि आप पासबुक से अगर आगे जाते हैं चेक रोकड़ बही लाने के लिए तो आपको क्या क्या जोड़ना होगा, क्या क्या घटाना होगा। पहला कि चेक बैंक में भेजे गए, वसूली ही नहीं हुआ। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, डिपॉजिट करने के लिए आपने भेजा था लेकिन वो वहां पे इनकैशमेंट उस पैसे का नहीं हुआ, तो वहां पे हम लोग ऐड करेंगे। चेक वसूली के लिए भेजे गए लेकिन डिजॉनर हो गए, ये भी हम लोग ऐड करेंगे। बैंक द्वारा व्यय और कमीशन लिया गया, बैंक द्वारा व्यय और कमीशन जो चार्ज किया गया उसको हम लोग ऐड करेंगे। बैंक द्वारा सीधे जो भी डायरेक्ट भुगतान पेमेंट जो भी बैंक करता है उसको हम लोग ऐड करेंगे। चेक इशू किए गए लेकिन रोकड़ बही में लिखना भूल गए, जब भी हम लोग पासबुक से क्रेडिट सेस के आधार पर बनाएंगे तो इसको ऐड करेंगे। बैंक द्वारा पासबुक के नामे पक्ष में गलत लिखा, कोई डेबिट गलती से लिखा गया है, डेबिट खाता कम हो गया है गलती से, तो उसको हम ऐड करेंगे, इसलिए वो तो आपके रोकड़ बही में ऐड नहीं हुआ है। इसी तरह कुछ घटाने वाली मदें हैं। चेक इशू किया गया लेकिन भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हुआ है, तो ऐसे चीजों को घटा देंगे। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया गया, जो भी बैंक में हमने जमा किया उसको जमा राशि पर ब्याज मिला लेकिन उसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं हुआ है, तो इस चीज को हम लोग घटाएंगे। बैंक द्वारा विनियोग पर ब्याज और लाभांश, बैंक में जो भी आपने शेयर या डिबेंचर में जो पैसे जमा किए थे या वहां पे लगाए थे तो उस पर भी जो भी ब्याज और लाभांश मिलते हैं उस चीजों को हम लोग माइनस करेंगे। बैंक में किए गए सीधी जमा जो भी रहेगी, डायरेक्ट डिपॉजिट अगर कोई आदमी आपके खाते में कर देता है तो उस चीज को हम लोग कैशबुक के लाने के लिए उसको घटाएंगे। चेक बैंक में जमा की गई लेकिन रोकड़ बही में लेखा नहीं या भूल गए लेखा करना, चेक बैंक में जमा कर दिए, इसे सीधे डायरेक्ट कोई जमा किया, इसी तरह चेक बैंक में जमा कर दिए फिर भी लेखांकन वहां नहीं हुआ। बैंक में भी आप जब सीधे जमा करते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट कोई आपके खाते में कर देता है तो उसको भी रोकड़ बही में आपके लेखांकन नहीं हुआ रहता है। उसी तरह अगर चेक बैंक में जमा किए लेकिन आप भूल गए अपने यहाँ रोकड़ बही में लिखना, व्यापारी भूल गया रोकड़ बही में लिखना, तो ऐसी चीजों को हम घटा देते हैं। बैंक द्वारा पासबुक के क्रेडिट साइड में गलत कोई लिखा हो गया है, आपका शेष जो बढ़ गया है, बैलेंस बढ़ा दिया गया है क्रेडिट से, तो ऐसी चीजों को हम घटा देंगे। तो इस तरह से आप पासबुक से सीधे आप इस पे इसमें आप एक दो चीज नोट किए होंगे, ध्यान दिए होंगे अगर तो नोट कीजिए। करने वाली बात है कि जब भी आप रोकड़ बही से पासबुक बनाते हैं, रोकड़ बही से पासबुक की तरफ समाधान विवरण बनाते हैं, तो जो चीजें होती हैं अगर हम पासबुक से उसके उल्टे रोकड़ बही, तो जो पहले रोकड़ बही से ऐड होगा पासबुक लाने के लिए, लेकिन जब हम पासबुक से जब जाएंगे, पासबुक के आधार पे जब हम बनाने जाएंगे, रोकड़ बही को लाने जाएंगे, तो वो चीजें माइनस हो जाएगी, उसको उलट हो जाएगी सीधे।
यानी जो आप कैशबुक से पासबुक लाने के लिए जिन चीजों को आप जोड़ रहे थे, वहीं जब पासबुक से कैशबुक को लाने जाइएगा तो उसको घटाने लगेगा, सीधे उलट हो जाएगा। उसके आधार पे आप मतलब एक ही तरह से चीजों को आप संगठित कर लें कि एक चेकबुक से पासबुक, ब्रोकर बुक से पासबुक के तरफ जाने के लिए वो सारी चीजें आपका क्लियर अगर रहे, तो आप उसके उलट सीधे जब पासबुक से रोकड़ बही की तरफ जाना है तो सीधे उसके उलट होगा, जो प्लस हो रहा था वो माइनस होगा, जो माइनस हो रहा था वो प्लस होगा। इसी तरह ओवरड्राफ्ट भी एक है इसमें कि ओवरड्राफ्ट के आधार पे भी कभी कभी शेष हम देख रहे थे। क्वेश्चन बैंक पुराना था मेरे पास जो मिला था, तो उसमें देखिए ओवरड्राफ्ट के आधार पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कैशबुक पासबुक के ओवरड्राफ्ट के अनुसार। तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, उसको सीधे ऐसे समझिए कि पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, आपका कैशबुक हो गया। उसको ये मान लीजिए कैशबुक के आधार पे हमको बनाना है, लिखिए वहां पे शब्दावली आप लिखिए कि पासबुक के आधार पे ही ओवरड्राफ्ट बनाने के लिए, लेकिन वो जो चीज जोड़ना या घटाना है वो जो कैशबुक के आधार पर रहेगा, सेम वाइज वो चीजें आपके पास चलेंगी। ऐसे ही अगर आपके रोकड़ बही के आधार पे आप बनाए हुए हैं, रोकड़ बही के आधार पर ऐसे बना के ओवरड्राफ्ट बनाए हुए हैं, तो उसको एकदम सीधे ये मान लीजिए कि आपको पासबुक के आधार पर जो चीजें ऐड या ये माइनस होंगी वो चीजें ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो ये था, मैंने आप लोगों को बताया, ये एक टॉपिक था जो हमको पता चला कि इस पे कोई नहीं हुआ है। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स है ज्यादातर, इसमें आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो आसानी से ये चीजें समझ में आएगी। इसके संबंध में हम एक नोट्स भी है, वो छोटा सा जो लिखे हैं वो शेयर कर देंगे आप लोगों को, जिससे सुविधा होगी। और जितने भी आइटम ऐड या माइनस करने के लिए उसमें दिए हुए हैं, जिससे कि आपको समझने में सहूलियत होगी, वो सब चीजें जो है हम आपको शेयर कर देंगे, इससे लग रहा है कि हम आप लोगों को थोड़ा सा सुविधा जरूर होगा समझने में, जानने में। हो सकता है कि बहुत लोग इसको जानते हो पहले से ही, तो उनके लिए उतना उपयोगी ना हो, फिर भी बहुत लोगों को उपयोगी हो भी सकता है। तो ये आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और नेक्स्ट क्लास मेरा सोमवार को है। नेक्स्ट क्लास में मैं बेसिकली ट्रैफिक व्यक्ति हूँ, ट्रैफिक अकाउंट में मैंने ज़्यादा दिन तक काम किया हुआ हूँ, तो इसलिए जो भी अपेंडिक्स 2A के साथी हैं वो परीक्षा देने वाले हैं, ट्रैफिक अकाउंट के मामले में कभी भी कहीं भी किसी को दिक्कत हुई तो ट्रैफिक अकाउंट में फर्स्ट फ्लोर पे PRS सेक्शन में आप लोग को बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को फोन से भी कुछ पूछना हो इस मामले में ट्रैफिक अकाउंट के बारे में, तो मुझे सहयोग करने में खुशी होगी। मेरा फोन नंबर है 9771460092। तो आप लोगों में से किसी को ट्रैफिक में काम करने से प्रैक्टिकल चीज़ों को मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, और उसमें खुशी होगी। बुक कीपिंग दिया गया था इसलिए मैंने भी पढ़ के आप लोगों को पढ़ाया, इसलिए कि मुझे भी एग्जाम दिए हुए 18 साल हो गए। 2002 में हम अपने अपेंडिक्स 3A पास किए थे, उसके बाद कभी बुक कीपिंग से ऐसे नाता नहीं रहता है। ऑफिशियल वर्क में आप लोग भी देख रहे हैं कि कोई बुक कीपिंग के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो क्वेश्चन के लिए ओपन कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, टाइम ओवर हो रहा है। हाँ नहीं क्वेश्चन के लिए ओपन कीजिए, हम ट्रैफिक का रहेगा तो हम बता सकते हैं आपको, लेकिन इस पे हमसे ज्यादा जानता है। और कोई टॉपिक अगर रहेगा तो मंडे को मुझे बताना है, आप लोग बता सकते हैं। किसी टॉपिक पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। और जो नोट्स है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा सभी साथियों को। और मैंने बताया कि
अगर किसी को थोड़ा भी हेल्प हुआ तो हम मेरा ये क्लास यूजफुल रहेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ओके पार्टिसिपेंट्स, सर का सेशन मंडे को भी है, तो क्वेश्चंस आप मंडे के लिए रख सकते हैं सेशन। तो ये सेशन अभी कंक्लूड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन 4:15 में आप ज्वाइन करेंगे, थर्ड सेशन आज का। थैंक यू ऑल।